नमस्कार, आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं गुंजन। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे विपक्ष में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की दावेदारी पर कैसे मचा हुआ है घमासान। बताएंगे आपको चाचा शिवपाल का भतीजा अखिलेश पर अपरिपक्व अटैक के बारे में, मामूली विवाद को लेकर कहां दो पक्षों में चले हैं लाठी डंडे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे माफिया आतिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बात होगी सबसे पहले सहारनपुर से आई सबसे बड़ी खबर की। के दस्तावेज में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार हो चुका है। नुपुर शर्मा की हत्या की फिराक में था आतंकी नदीम। ट्रेनिंग के लिए सीरिया अफगानिस्तान जाने वाला था। तहरीक ए तालिबान से भी जुड़ा था आतंकी नदीम, जो कि पाकिस्तानी एक संगठन है। नदीम के कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें सहारनपुर से खबर, जहां जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार हो गया है। नुपुर शर्मा की हत्या की फिराक में था ये आतंकी। आपको बता दें ट्रेनिंग के लिए सीरिया अफगानिस्तान भी नदीम जाने वाला था। इसके अलावा पाकिस्तानी संगठन तहरीक ए तालिबान से भी आतंकी नदीम जुड़ा हुआ था। नदीम के कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। अब ऐसे में जहां स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे देश भर में तैयारी की जा रही है, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। बिहार में भाजपा की सरकार से बाहर होने के बाद नई सरकार आते ही और राजनीतिक बयार बदलते ही अब विपक्ष को देश की सियासी हवा में भी बदलाव महसूस होने लगा है। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार का सवाल पूछने पर सांसद एसटी हसन ने अखिलेश यादव का नाम आगे कर दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया। तो प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टियों में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अपनी अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका नाम पार्टी के तमाम नेता आगे करते हुए नजर आए। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कौन हो सकता है बेहतर चेहरा, यही सवाल आज एबीपी गंगा ने समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन से किया। इस सवाल पर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे आपको। एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान ने उनसे खास बातचीत की। विपक्ष में नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री के पद के लिए 2024 के चुनाव के लिए चर्चाओं में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, नीतीश कुमार का नाम जो है अब बड़े लेवल पर आने लगा है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या उनके अंदर इतना बड़ा जो नेता का होना चाहिए स्टेटस है, और समाजवादी पार्टी क्या मानती है इसमें? देखिए, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलतियाँ भी करी हैं उन्होंने। सुबह का भूला अगर रात को घर लौटाए तो गलतियों की माफ़ी भी होती है। लेकिन ये तो पोस्ट इलेक्शन पे तय होगा कि कौन नेता हो। ये तय होगा कि किसके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, कौन क्या चाहता है। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज़्यादा हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते। ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव के चेहरे को, व्यक्तित्व को आप मानते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से 2024 में? उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए। दावेदार नहीं, पर एक कामयाब प्रधानमंत्री होंगे। अभी जब विपक्ष एक राय नहीं है तो फिर कौन चेहरा ऐसा होगा जो टक्कर लेगा? वक्त आने पे सब एक राय हो जाएंगे, और आज भी एक राय हैं। देखिए, हो सकता है कोई मतभेद हो किसी बात पे, लेकिन जब टारगेट सामने होता है तो सारे मतभेद ख़त्म हो जाते हैं और आदमी चिड़िया की आंख को देखता है। नीतीश कुमार पर एक राय हो सकता है विपक्ष? डिपेंड करता है
उनके कितने सांसद आते हैं, ये तो पोस्ट इलेक्शन तय करा जाएगा। तो फिलहाल विपक्ष के नेताओं में कोई एक राय नहीं है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसे कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। वहीं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा कौन हो सकता है, इस सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने नेता राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया है। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। जब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि राहुल जी वो उम्मीदवारी स्वीकार करेंगे या किसी और का नाम आगे कर देंगे। ये तो मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्त में है और कांग्रेस ने हमेशा नए मानक स्थापित किया। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी, अभी तो कल आपका कोई एक सर्वे भी आया है जिसमें देश भी चाहता है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी जो है वो राहुल जी करें। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा। वाराणसी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स MP5 गन से फायरिंग करते हुए दिख रहा है। वायरल वीडियो की जांच पुलिस द्वारा की गई है जिसमें जो शख्स MP5 गन से फायरिंग करते हुए दिख रहा है, बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स भेलूपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ी तालाब का रहने वाला है। हालांकि वायरल वीडियो में दिख रहे दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पता लगा कि ये वीडियो लगभग 2014 का है और ये वायरल वीडियो किसी अन्य राज्य में मोबाइल पर बनाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कल एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ था। इस वीडियो में एक युवक MP5 गन से फायर करता हुआ दिखाई देता है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम के द्वारा तत्परता से इस व्यक्ति की पहचान भेलूपुर निवासी आलम के रूप में की जाती है। उस व्यक्ति और उसके साथी के साथ डिटेल्ड पूछताछ से एक तथ्य निकल कर आया है कि यह घटना वर्ष 2014 की है और इस घटना का संबंध उत्तर प्रदेश से ना होके किसी अन्य राज्य से है। वहीं सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग और उसकी बहू को दबंगों के लाठी डंडों से पीटने का जो वीडियो है वायरल हो रहा है। दबंगों ने डंडे से पीटकर बहू को इतना मारा कि बुजुर्ग लहूलुहान हो गया। दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को मारकर अधमरा कर दिया। पीटने वाले व्यक्ति का नाम सोनू तिवारी बताया जा रहा है। घटना इटावा थाना क्षेत्र के बेनीपुर नानकार गाँव की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लाठी डंडों से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पीट के बुजुर्ग को इस शख्स ने अधमरा कर दिया है। वहीं रायबरेली पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक चोर के पास से 5 लग्जरी गाड़ियों सहित चाबी के गुच्छे का क्लोन और अन्य सामग्रियां बरामद हुई। पकड़ा गया शातिर लखनऊ का रहने वाला है और दिल्ली NCR क्षेत्र से अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ियों की चोरी करता था और उनके फर्जी कागजात बनवाकर उन्हें बेच देते थे। पकड़े गए युवक को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली क्षेत्र के तिलिया कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इससे आधा दर्जन से ज्यादा साथी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल मामले का खुलासा करने वाली सदर कोतवाली पुलिस टीम और SOG की टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा पुलिस अधीक्षक ने की है। लगभग 30 गाड़ियाँ पकड़ते और जो गैंग सामने लाया गया था उस गैंग के कुछ वांछित व्यक्ति रह गए थे। उसी वांछित व्यक्तियों में से एक रजत शर्मा जो लखनऊ के रहने वाले हैं और जिनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है, उनको गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पे 5 लग्जरी कार्स आज बरामद की गई है जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपये के आसपास है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई। आज प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने अतीक को करोड़ों रुपए कीमत की जमीन कुर्क कर दी और इस कार्रवाई के साथ ये भी संदेश दिया कि गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। माफिया घोषित किए जा चुके जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसते हुए आज प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी।
आज प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में गैंगस्टर अतीक अहमद की जमीन को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। कुर्की की कार्रवाई से पहले पुलिस दल ने डुगडुगी बजाकर अतीक अहमद के खिलाफ हो रहे एक्शन का ऐलान किया और फिर करीब 6 बीघा जमीन पर सरकारी आदेश का बोर्ड खड़ा कर दिया। इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम चायल साहब से अभिलेख प्राप्त करके दी गई थी डीएम प्रयागराज साहब को, जिनके द्वारा 6/8 को एक ऑर्डर पारित किया गया है कि ये सभी संपत्ति जो यहाँ पे लगभग 6 बीघा जो करीब 24 करोड़ से अधिक की है उसको कुर्क किया जाता है। उसी आदेश के कंप्लायंस पे ये संपत्ति कुर्क की गई है यहाँ पर मौके पर। प्रयागराज में आज अतीक अहमद की जिस जमीन को कुर्क किया गया उसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई की गई और जिस माफिया अतीक अहमद की जमीन को कुर्क किया गया है उसकी कीमत कानपुर प्रयागराज हाईवे पर होने की वजह से आसमान पर पहुंच चुकी है। पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों की मौजूदगी में यहाँ पर ये ज़मीन जो है इसे कुर्क किया जा रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है और लगातार डुगडुगी बजाई जा रही है। डुगडुगी बजाकर इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है इसे कुर्क कर लिया गया है, अब इस पर किसी तरह की एंट्री नहीं की जा सकेगी। इसके पहले भी प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई सरकारी जमीनों से अतीक अहमद का कब्जा हटवाया है और लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का काम जोरों पर है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों और माफिया के खिलाफ उसका एक्शन आगे भी जारी रहेगा। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। गाजियाबाद विजयनगर में 3 महीने पहले एक अनुसूचित जाति की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आखिर सजा मिल गई। गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 22 अप्रैल 2022 को दिलशाद नामक आरोपी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। बाद में युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 महीने के अंदर इस केस में न्याय मिला, जिसमें जज ने विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों की तारीफ की और एक नजीर पेश की कि कैसे 3 महीने के अंदर इस पुलिस ने नाबालिग को इंसाफ दिलाया। केस है लगभग 22/4/2022 का, जिसमें कि हम लोगों को ये सूचना मिलती है गाज़ियाबाद पुलिस को कि एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है। तत्काल हम लोग मौके पे जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को हम हिरासत में लेते हैं। विवेचना चूँकि SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई थी तो CO होने के नाते, CO कोतवाली होने के नाते मुझे ये विवेचना मिलती है। उस विवेचना पे अमल करते हुए शासन की प्राथमिकता और पीड़िता को न्याय दिलाने के क्रम में हम लोगों ने जो है भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया था। उसके साथ साथ इन साक्ष्यों को हम लोगों ने FSL से प्रूव कराया, जिसमें कि DNA प्रोफाइलिंग इसकी हम लोग कराए, जिस वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पे आज लगभग 3.5 महीने के अंदर पॉक्सो कोर्ट ने, माननीय पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम सजा और 25 वर्ष का 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 9 इसमें गवाह हुए और लड़की नाबालिग थी। चूँकि इसमें पोक्सो का जो एक्ट सेक्शन है वो 3/4 क्लोज 2 इसमें लगाया गया और उसके आधार पर 20 साल की सश्रम कारावास और 25,000 का जुर्माना लगा। लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस विभाग ने, जो अपने सामने खड़े हुए स्वतंत्र देव सिंह जो CO हैं, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसकी विवेचना करी बड़े अच्छे से और 1 महीने के अंदर कोर्ट ने इसको न्याय दिया। न्याय की जीत हुई। वहीं पीलीभीत में रसिया खानपुर गांव से एक परिवार गांव के ही कुछ लोगों की धमकियों से परेशान होकर अपने परिवार सहित पलायन करने को मजबूर हो गए। एबीपी गंगा के कैमरे पर 5 दिन पहले ही पीड़ित ने बयान देकर मदद न मिलने की बात कही थी और आगे मदद न मिलने पर पलायन करने की बात भी कही थी। मैं अपने छोटे-छोटे बच्चे लेके यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। न तो इस महिला के आंसू काम आए और न दीवार पर पलायन कर जाने की चेतावनी। जिस बात का डर था आखिरकार वो ही हो गया। पीलीभीत जिले में कृष्णा देवी का परिवार अपने घर से पलायन कर गया है। परिवार ने आरोप उत्पीड़न और गोवंश की हत्या के आरोप भी लगाए, जिसके 5 दिन बाद ही परिवार गांव छोड़ गया। हालांकि परिवार के पलायन कर जाने के आरोपों से ऊपर पुलिस अधीक्षक ने इनकार किया है। परिवार का गांव वालों का कहना कि अपने रिश्तेदारी में गया है या कहीं गया है, उनके
मामला थाना बीसलपुर के रसिया खानपुर गांव का है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार के गोवंश की हत्या के बाद भी शिकायत नहीं लिखी गई, न ही कोई कार्रवाई हुई। परिवार लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं। अब दावा किया जा रहा है कि कृष्णा देवी का परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गया। सुनिए 7 अगस्त को एबीपी गंगा से कृष्णा देवी ने क्या कहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चा लोग मुझे बहुत पीड़ित कर रहे हैं। यहाँ 15-16 हज़ार आबादी है मोमडों की, मुझ पे जैसे गुजर रही है। मैं जानती हूँ मेरी सियानी लड़कियाँ हैं, इतनी परेशान हो गई हूँ। मेरे आसपास में गंदगी, कहीं कुछ डालते कहीं कुछ डालते, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तब पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि पुलिस फोर्स ने पीड़िता से पूछताछ की थी। अब पुलिस लापता बचने की खोजबीन करने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जन्माष्टमी नजदीक है और त्योहार से पहले ब्रज की फिजा में कृष्ण भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे ही एक कृष्ण भक्त दंपत्ति से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, जिनका कृष्ण भजन यूट्यूब पर अब खूब सुना भी जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी बेहद करीब है और ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई हैं, उत्सव होंगे। और ब्रज की बात करें तो यहाँ पर जो भक्त हैं अपने अपने तरीके से वो अपनी भावना भगवान को अर्पित करते हैं। तो 2 जाने माने कृष्ण भजन गायक हमारे साथ हैं, ध्रुव जी और श्री जी, और ये भजनांजलि पेश करने जा रहे हैं जन्माष्टमी पर। तो जान लेते हैं, ये बताइए कि क्या कृष्ण जी को आप लोग इस बार बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं? जो हम गिफ्ट दे रहे हैं हम आपको सुना के बताएंगे जी। चलो नंद यशोदा के द्वार, ब्रज में प्रगटे हैं सारे जग के पालनहार। तो ये जो आपका नया भजन है कहाँ रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, और किस भाव से इसको बनाया आपने? देखिए, ठाकुर जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं, सब कुछ तो उनका ही है। सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो ठाकुर जी को गिफ्ट उनके गुणगान का है। तो ये भजन हमने जो लिखा है ये हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हमारा चैनल का नाम है ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री, ध्रुव शर्मा प्लस स्वर्णश्री करके है। आप जाइए, इस भजन को सुनिए और जन्मोत्सव का खूब खूब आनंद लीजिए। बिल्कुल, और आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं कि भगवान कृष्ण भी इस गिफ्ट को स्वीकार करें और लोग भी इसे खूब सुने, पसंद करें और जन्माष्टमी का उत्सव और अच्छा हो जाए। धन्यवाद आप दोनों। राधे राधे। तो देखिए, ये एक नया भजन आ रहा है और निश्चित तौर से जो जन्माष्टमी का उत्सव है उसमें ये नए रंग जरूर बिखेरेगा। इधर नोएडा में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नोएडा पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में कमिश्नर आलोक सिंह शामिल के साथ पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। हर्षोल्लास के साथ नोएडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। तिरंगा यात्रा में धर्मगुरु और भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा स्टेडियम से सेक्टर 12 से सेक्टर 22 तक होती हुई वापस स्टेडियम पर इसका समापन हुआ। स्वतंत्रता की इस अमृत महोत्सव में हम लोग आज यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली, जिसमें सभी हमारे सैन्य बल, हमारे रिटायर्ड कर्मवीर, सभी धर्मों के प्रतिनिधि, धर्मगुरु, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, छोटे छोटे बच्चे और आप सभी ने उसमें भागीदारी की। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने तंज कसा है। गणेश गोधियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने कहा था कि पहाड़ में उन लोगों की पहचान करनी होगी जिनके घर पर तिरंगा नहीं लगा है। हालांकि बाद में महेंद्र भट्ट इस पर सफाई भी देने लगे। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। हम सब देश प्रेमी लोग हैं। यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला, इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाध प्रेम करते हैं। और अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहां जाइए और वहां आपको उस मनसा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्रध्वज को अपने मकानों पर नहीं लगाते। देश के राष्ट्रवाद का जो एक कार्यक्रम है
अमृत महोत्सव, इसमें भारत के हर नागरिक की अपनी सहभागिता दिखनी चाहिए। इसलिए दिखनी चाहिए, इस देश के बारे में भ्रांति फैलाते हैं, देश एक नहीं है, देश में एकता नहीं है, आखिर उसको कौन दूर करेगा? राष्ट्रवाद का झंडा जब हर परिवार में होगा, चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो उन लोगों को जो इस प्रकार का भ्रम देश के बारे में फैलाते हैं वो भ्रम फैलाते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।